शिवराज सिंह चौहान का बयान, 13 लाख युवाओं को दिलाया स्वरोजगार, युवा ही दिलाएंगे पार्टी को ऐतिहासिक जीत। परिवारवाद पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मतदाता जिसे चाहेंगे उसे मिलेगा टिकट, इस बार बीजेपी को देंगे ऐतिहासिक हार। हरियाणा कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ शिफ्ट, चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी शुरू, कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर को मारी गोली, गृह मंत्री शाह ने तुरंत डोभाल और रोचीफ को बुलाया। चंबल में यूपी पुलिस की वर्दी में ड्रग स्मगलिंग, एक भाई सिपाही तो दूसरा बना साहब, 1 क्विंटल 25 किलो गांजा जब्त। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। यूथ कनेक्ट अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि युवा वो हैं जिसके आंखों में सपने होते हैं, जोश होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में है। मैं भी युवा मोर्चा से आया हूं, हमने 13 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिलाया है। युवा हितग्राहियों को भी कनेक्ट करें ताकि पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। यूथ कनेक्ट अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि युवा वो हैं जिसकी आंखों में सपने होते हैं, जोश होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में है। मैं भी युवा मोर्चा से आया हूं, हमने 13 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिलाया है। युवा हितग्राहियों को भी कनेक्ट करें ताकि पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिले। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। आपको बता दें, यूथ कनेक्ट अभियान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि 13 लाख युवाओं को हमने स्वरोजगार दिलाया है। युवा हितग्राहियों को कनेक्ट करें जिससे पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिल सके। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें 4 राज्यों में कांग्रेस को साफ करके धूल चटा के भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, एक बार फिर दोनों हाथों को उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का। फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन अकबर को अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मुगलों के साम्राज्य को समाप्त करके चैन की सांस लूंगा। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सचमुच में युवा वो नहीं है, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से 35 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो अत्याचार और अन्याय से डरता नहीं है, बल्कि लड़के उसको खत्म करके चैन की सांस लेता है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, युवा थे महाराणा प्रताप, युवा थी रानी दुर्गावती, युवा थी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कहा था रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। युवा थे लोकमान्य तिलक, जिन्हें कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, जिन्हें कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका मान सम्मान और शान आज पूरी दुनिया में है। भारत का तिरंगा झंडा आज पूरे शान से लहरा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत की इतनी इज्जत थी क्या दुनिया में? अरे जोर से बताओ, थी क्या? लेकिन आज मोदी केवल भारत में नहीं होता, दुनिया के जिस देश में मोदी जी जाते हैं, मोदी 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 तो घोष से आसमान गूंजने लगता है। और एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। भाजपा नेता अपने बच्चे और बहुओं की राजनीति में लाए हैं। इसके साथ ही निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि मतदाता जिसको चाहेंगे उसे टिकट मिलेगा। इस बार बीजेपी को ऐतिहासिक हार देंगे। मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाइए, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग जो हैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपने लोगों को राजनीति में लाए हैं। अब मोदी जी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती ना, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, तो उनसे कैसे परिवार की बात होगी जी। लेकिन अमित शाह जी के बच्चे जय शाह जी हैं, उनका भी जरा पता लगा लीजिए किस प्रकार से उनकी संपत्ति अर्जित हुई है। अब ये रणनीति तो यहाँ के लोग तय करेंगे, जो मतदाता है वो तय करेंगे, मैं थोड़ी तय करूँगा। जिसको मतदाता चाहेंगे उसी को मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय हुई है, जिसमें नगर पालिका के पार्षद के लिए 2,50,000 और नगर पंचायत के लिए 75,000 की राशि तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन अधिकारी गौतम सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, जिले में 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण में मंदसौर नगर पालिका और नगर परिषद में 6 जुलाई को मतदान होगा। आज नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और हमने मीडिया के हमारे मित्रों को भी आमंत्रित किया था। कल शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम घोषित कर दिया। तो कल शाम 4 बजे से आप मान के चलो कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और इसी के संबंध में जानकारी देने के लिए हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था, मीडिया को भी था। जो प्रतिबंधात्मक आदेश वगैरह जारी किए जाने थे उसके संबंध में पूरी कार्रवाई हो चुकी है। 144 संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और शस्त्रों की अनुज्ञा निरस्त करने के संबंधी कार्रवाई हम कर चुके हैं और शस्त्र जमा कराए जाने की भी कार्रवाई जिले में प्रारंभ हो गई है। विभिन्न नगरीय निकायों में आरक्षण की क्या स्थिति है, कितने पद हैं और कितने मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, ये आज हमने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स और आप लोगों के साथ शेयर किया है। और पूरे सिस्टम को हम निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे निर्विघ्न और साफ सुथरे तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आज की बैठक में हमने आश्वस्त किया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी होगा और चुनाव में कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि कोई गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, किसी के पक्ष में किसी के विरुद्ध काम करता हुआ पाया जाता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जो नई चीज़ है इस बार के चुनाव में, वो इस बार प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय हुई है। इसमें नगर पालिका के पार्षद के लिए 2.5 लाख और नगर पंचायत के लिए 75,000 है। तो वो आज आपके माध्यम से और स्टैंडिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स के माध्यम से हमने लोगों को बताने की कोशिश की है। इस सीलिंग के तहत ही वो व्यय कर सकते हैं। इस बार एक प्रश्न है कि कुछ जो चुनाव है ईवीएम से होंगे, कुछ बैलेट पेपर से होंगे, तो अपने किस तरह से चल रही है? जो नगरीय निकाय का चुनाव है पूरी तरह से ईवीएम पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और चूंकि हमारे यहाँ नगर निगम नहीं है, तो नगर पालिका और नगर पंचायतें दोनों में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा। तो सभी नगरीय निकायों में सिर्फ एक बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा और वो पार्षद पद के लिए होगा। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो पूरी तरह से बैलेट पेपर पे बेस्ड है। तो जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और पंच 4 बैलेट पेपर्स एक मतदाता को मिलेंगे। वो बैलेट पेपर के माध्यम से मतपेटी में अपना मत डालेंगे। अगर भारत के वीर सपूतों की बात की जाती है तो उनमें महाराणा प्रताप का नाम जरूर आता है। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माने जाने वाले महाराणा प्रताप का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुई थी। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास की तृतीय तिथि को इस वीर सपूत का जन्म हुआ था। इस आधार पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा आयोजित की। शाजापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा गुलाना मंडल की बैठक की गई, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। आपको बता दें, नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में बीजेपी गुलाना मंडल की एक बैठक की गई थी।
ये पार्टी की कामकाजी बैठक है और लगातार हमारे मंडलों की बैठकें इस प्रकार की पार्टी जो है समय समय पर करती रहती है। स्वाभाविक रूप से इस समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और इसलिए उसकी भी चर्चा इस बैठक में हुई है। माननीय मोदी जी के 8 साल जो बहुत सफलता के, बहुत ऐतिहासिक के अभी पूरे हुए हैं और इसलिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो मोदी सरकार की आज देश के अंदर चल रही है, जिसके कारण से भारत लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देश का मान सम्मान जो दुनिया के अंदर बढ़ा है, उन तमाम चीज़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए और उनकी तमाम योजनाओं को हम चौपाल लगा करके गांव-गांव तक ले जाने के दिशा में कार्य योजना को बनाने की दृष्टि से भी आज की बैठक है। देश भर में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज लामबंद हो रहा है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी के चलते इंदौर में सुन्नी अइम्मा काउंसिलिंग और शहर काजी द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि शर्मा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। और अगर कार्रवाई हो तो मामूली धारा लगाकर उन्हें फिर बाद में जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं। फिर वही पुरानी बात जो है लोगों को कहते रहते हैं। एक मतलब अगर सख्त कानून बन जाए कि किसी भी, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग जो हैं चाहे किसी मज़हब के रहने वाले हों, वो कोई नहीं चाहता कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ हो, अमन अमान में कोई खलल पैदा हो। ये चंद लोग हैं जिसकी वजह से पूरे मुल्क का अमन ख़राब हो रहा है, फितना फसाद फैला रहे हैं और ये चाहते हैं कि अमन व अमान कायम ना हो। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ये सुन्नी अइम्मा काउंसिल के हमारे उलमा हज़रात और दूसरे हज़रात इसीलिए काजी साहब वगैरह इसीलिए आए हैं कि इसके ख़िलाफ़ ऐसा कानून हमेशा के लिए बना दिया जाए कि किसी को आगे इसकी कोई हिम्मत ना हो और ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाए। आज इंदौर शहर के शहर काजी के साथ में उनके और अन्य पदाधिकारियों के साथ में आज उन्होंने एक ज्ञापन दिया है यहाँ पर, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक न्यूज़ चैनल के पैनल डिस्कशन में नुपुर शर्मा के द्वारा कुछ अभद्र बातें कही गई जो आपत्तिजनक उनको लगी हैं। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग है। इंदौर में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अब महिलाएं भी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। ऐसी एक घटना इंदौर के युवक के साथ हुई, जहां फेसबुक पर भी दोस्ती के चलते शातिर युवती ने मोबाइल फ़ोन बेचने को लेकर वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल फ़ोन के बदले डुप्लीकेट डमी पीस भेजकर युवक को धोखाधड़ी का शिकार बना लिया। आपको बता दें, मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर युवक को 14,000 का पलीता लगाया है। एक साकेत सेन नाम के व्यक्ति ने थाना विजयनगर में सूचना दी थी कि उसने ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी और उस युवती ने उसको 14,000 रुपये में आईफोन देने के लिए बोला था और उसने 14,000 रुपये दे भी दिए थे। बाद में फ़ोन की जगह पर एक बक्से में एक नकली फ़ोन उसको मिला, तो अब वो फ़ोन भी किसी काम का नहीं है और जो 14,000 रुपये है वो भी चले गए हैं। इस कारण से उसने रिपोर्ट किया है। पुलिस ने इसमें अपराध कायम किया है और जल्दी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी थी उसको गिरफ्तार करेगी। भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती पर नरेला विधानसभा में मातृ पितृभक्ति दिवस पर मंत्री विश्वास सारंग ने बुजुर्गों का सम्मान किया है। इस दौरान मंत्री ने राहगीरों को शरबत का वितरण किया। आपको बता दें कि नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में ये कार्यक्रम किया गया। मंत्री ने कहा कि माता पिता का सम्मान ही हमारा संस्कार है। आपको बता दें, मंत्री विश्वास सारंग ने बुजुर्गों का सम्मान किया है। मंत्री ने राहगीरों को शरबत का वितरण किया है। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में कार्यक्रम किया गया। मंत्री ने कहा कि माता पिता का सम्मान ही हमारा संस्कार है। स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर हमने निश्चित किया है कि हम इस दिवस को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे और इसीलिए आज नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में हमने हमारे आशीर्वाद दाता बुजुर्गों का सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया और ये संकल्प लिया कि हम सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे
आज विभिन्न क्षेत्रों में शरबत का वितरण हुआ, पूजा पाठ के कार्यक्रम हो रहे हैं, सुंदरकांड के कार्यक्रम हो रहे हैं, आंगनबाड़ियों में बच्चों को सामग्री वितरित हो रही है, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, अस्पतालों में भी फलों का वितरण हो रहा है। सरगुजा जिला प्रशासन ने पढ़ाई में होनहार छात्रों के लिए अनोखी पहल शुरू की है। जिला प्रशासन ने शहर के मल्टीपर्पज स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हाई एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुफ्त में कोचिंग दी है। दरअसल सरगुजा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में बच्चों की हाई एजुकेशन की पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन जिला प्रशासन ने जिले भर के छात्रों की सूची निकाली है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि हाई एजुकेशन के लिए छात्रों को कोटा जैसे बड़े शहर में जाकर कोचिंग करनी पड़ती थी, जिसके लिए छात्रों के परिवार को काफ़ी रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन सरगुजा जिले के काबिल छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। मेरे पापा एक छोटे से मज़दूर हैं और हम लोग का घर भी उतना बड़ा नहीं है कि हमको प्रॉपर एक रूम मिल सके स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे हमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है अच्छे से नीट और चाहिए कि यहाँ पे कोचिंग होती है और बहुत तरीके से मतलब यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है, हमें किसी भी प्रकार का कोई फीस भी देना नहीं पड़ रहा है। तैयारी तो नीट की है, फिर डॉक्टर बनने का है, MBBS का सपना है, बट ये है कि हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, जिसके कारण हम छोटे लोग ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते बाहर जाके। फिर हमें यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं जो कि हमें नोट्स की और कितने सारे मॉड्यूल्स की तैयारी कराते हैं, साथ में टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे जिससे हमारे प्रैक्टिस पेपर हो सके। अभी कुछ दिनों से मतलब मेरे पापा भी एक आम किसान है कहना चाहिए थे, और उसके बाद इतना मतलब एफ़र्ट नहीं कर पाते। अगर मैं नीट की कोचिंग के लिए अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाता तो अगर यहाँ अपने शहर में अगर कोचिंग हो जा रहा है तो काफ़ी सहायता हो जा रहा है। यदि ये कोचिंग नहीं होती ना तो शायद हम लोग केवल अपने अपने स्कूल तक 4-6 बच्चों में सीमित हो जाते। ये पूरे ज़िले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। डेली का डेली जितने क्वेश्चन पेपर इन लोगों को दिए जाते हैं सब अपना कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही। पिछला टेस्ट हुआ था उसमें भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहे तो हम लोग को रिजल्ट कम से कम कुछ तो मिलेगा अच्छा। सरगुजा एक दूरस्थ आदिवासी अंचल वाला ज़िला है, जहाँ के सभी बच्चों को, चूँकि उनका आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि सभी को बाहर जाकर के कोटा में या बड़े शहरों में जाकर उनको कोचिंग की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे आदिवासी और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, वैसे बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए, एक समान धरातल पर लाने के लिए कि उनको भी वही सुविधाएं मिल सकें जो बड़े शहरों में हो रही हैं, तो उसको जिला प्रशासन की तरफ से नीट और जेई की यहाँ पर कोचिंग कराई जा रही है, और उसमें हमारे खुद के शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक वो सब मिलकर तैयारी करवा रहे हैं। मुंगेली जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल का चयन यूपीएससी में हुआ है। उन्होंने 598वीं रैंक लाकर यूपीएससी एग्जाम पास किया है। आपको बता दें, अनुराधा अग्रवाल मुंगेली जिले में एसडीएम और लोरमी में जनपद पंचायत में सीईओ के रूप में काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, केबीसी की हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में सवालों के जवाब देकर वो सुर्खियों में आई थी। जी, मैंने यूपीएससी की तैयारी लगभग अभी मैं 2-3 साल से कर रही थी और मेरी पोस्टिंग अभी मुंगेली में डिप्टी कलेक्टर के रूप में है। इन 2-3 सालों में मैं एसडीएम और जनपद सीईओ के चार्ज में भी रही, तो कार्य की भी व्यस्तता थी, लेकिन मैंने ऑफिस से आने के पश्चात थोड़ा समय निकाल के यूपीएससी की तैयारी की। ये बात सही है कि किसी जिम्मेदार पद पर रहने पर कार्य की भी जिम्मेदारियां रहती है, उसमें कोई लापरवाही ना हो, ये भी एक रहता है। और परिवार के, चूँकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक 10 साल की बेटी भी है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन परिवार के सहयोग से और प्रोत्साहन से मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हुए सफलता हासिल की। गौरेला में वन भूमि पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दरअसल बसंतपुर कारियाम मुख्य मार्ग में छीतादह गांव के पास वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र अधिकारी देव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है।
गौरेला में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा के साथ 1000 रुपये उस पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि 7 जनवरी 2021 को दवरीकला गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी लक्ष्मण सारथी को पास्को एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में कार चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चोर को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली है। आरोपी ने पहले चाबी चुराई, उसके बाद कार चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आदित्य रोजनदार ने कार चोरी का थाने में मामला दर्ज करवाया था। हमारे यहाँ पर दिनांक 30/5/22 को फरियादी आदित्य पिता अजय रोजनदार ने आकर रिपोर्ट करी कि उसकी क्रेटा कार चोरी हो गई है नवरत्न के पास, उसकी दुकान जो है वहाँ से, जिस पर से हमारे यहाँ मुकदमा कायम किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से कि उसकी दुकान के बाहर उसने कार खड़ी करी थी फरियादी ने, जिस पर से उसने फुटेज चेक करे तो फुटेज में उसकी दुकान पर आने वाला एक अभिलाष नाम का व्यक्ति दिखा, जो उसकी दुकान से कार की चाबी चोरी करके ले गया था, जिसके बाद इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपने हस्ताक्षर किया हुआ बैडमिंटन किट भेजा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त बैग और बैडमिंटन रैकेट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि थॉमस कप जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। गौरतलब है कि भारत ने 73 सालों में पहली बार बैडमिंटन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता थॉमस कप जीती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज स्पर्धा आयोजित होने की बात भी सीएम भूपेश बघेल ने कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।